सभी स्टूडेंट्स को गुड आफ्टरनून। पिछली जो हमारी क्लास थी वो क्लास में हमने कक्षा 10 का पहला जो पार्ट था भूगोल वाली किताब का संसाधन एवं विकास, इसको हमने अच्छे से नोट्स के थ्रू पढ़ लिया और लास्ट में हमने इसके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी हमने देख लिए। आज हम कक्षा 10 का भूगोल वाली किताब का पार्ट नंबर 2 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है वन और वन्य जीव संसाधन। चलो चलते हैं पार्ट नंबर 2 की ओर। सभी को ध्यान रखना, पार्ट नंबर जो 2 है उसका नाम है वन और वन्य जीव संसाधन। मैं यहाँ लिख देता हूँ पार्ट नंबर 2, जिसका नाम है वन और वन्य जीव संसाधन। वन और वन्य जीव संसाधन, ये हमारा पार्ट नंबर 2 का नाम है। तो ध्यान रखना बच्चों, पार्ट नंबर जो 2 है ये 2 नंबर का पार्ट है। कितने नंबर का पार्ट है? 2 अंक का पार्ट है। कितने नंबर का पार्ट है बच्चों? 2 नंबर का पार्ट है। इस 2 नंबर के पार्ट में आपसे बोर्ड परीक्षा में 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। इस 2 नंबर के पार्ट में आपसे बोर्ड परीक्षा में कितने क्वेश्चन पूछेंगे बच्चों? 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। पहला जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा आपसे बहुविकल्पात्मक क्वेश्चन। बहुविकल्पात्मक क्वेश्चन मैंने पहले वाली क्लास में बता दिया, मेरे पार्ट सिलेबस में बता दिया। यानी कि यहाँ पर आपसे ABCD वाले प्रश्न पूछे जाएंगे। जो भी सही आंसर होगा उसको आपको राइट करना है और कॉपी में क्या करना है? लिखना है। दूसरा जो प्रश्न है आपसे पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा अति लघुत्रात्मक प्रश्न। अति लघुत्रात्मक प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। और ध्यान रखना बच्चों, ये भी आपसे 1 नंबर में पूछा जाएगा। अति लघुत्रात्मक का जो मतलब होता है वो होता है एक शब्द या एक पंक्ति में आंसर देना। अब चलते हैं हम हमारे पार्ट की ओर। हमारा पार्ट है वन और वन्य जीव संसाधन। पार्ट का नाम क्या है बच्चों? वन और वन्य जीव संसाधन। ये मेरे खुद हाथ से बनाए हुए नोट्स है जिसको मैं आपके सामने लेकर आया हूं। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि वन पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि वन क्या है? प्राथमिक उत्पादन। ध्यान रखना, वन कौन सा उत्पादन है? प्राथमिक उत्पादन। प्राथमिक उत्पादन। वन कौन सा उत्पादन है बच्चों? प्राथमिक उत्पादन है। इस प्राथमिक उत्पादक तो है और जिन पर दूसरे सभी जीव निर्भर करते हैं। ध्यान रखना, वन जो होता है वो पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि ये प्राथमिक उत्पादक होते हैं जिन पर दूसरे सभी जीव क्या करते हैं? निर्भर रहते हैं। उसके बाद आगे चलो, NCERT की जो किताब है उस किताब के अकॉर्डिंग ही मैं आपको पढ़ा रहा हूं। NCERT बुक, ठीक है बच्चों, जो आपको मिली हुई है। अगला जो टॉपिक है हमारा वो है भारत में वनस्पति जात और प्राणी जात। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से परीक्षा में सवाल पूछ लेता है। तो चलो चलते हैं इसकी तरफ। भारत जैव विविधता के संदर्भ में विश्व के सबसे समृद्ध देशों में से एक है। भारत जैव विविधता, जीवों में पाए जाने वाले विविधता को ही क्या कहते हैं बच्चों? जैव विविधता कहा जाता है। यहाँ लिख रहा हूं जैव विविधता। जीवों में पाई जाने वाली विविधता या विभिन्नता को ही जैव विविधता कहते हैं। सभी को सिंपल सी लैंग्वेज में याद हो जाएगा, जीवों में पाई जाने वाली विविधता को ही जैव विविधता कहते हैं। वन जो होता है वो प्राथमिक उत्पादन है।
भारत जैव विविधता के संदर्भ में विश्व के सबसे समृद्ध देशों में से एक है। यहाँ विश्व की सारी जैव उपजातियों की याद कर लेना 8% संख्या। अब 8% का लगभग कितना होगा, 16 लाख पाई जाती। आपसे सवाल पूछेगा कि भारत में विश्व की जितनी भी जैव उपजातियां हैं उन उपजातियों की कितनी प्रतिशत संख्या भारत में पाई जाती है, तो आपको लिखना है 8% जनसंख्या। कितनी प्रतिशत बच्चों, 8% जनसंख्या, सॉरी 8% संख्या। लगभग में पूछे तो कितना लिखना है आपको, 16 लाख लिखना है। लगभग में कितना लिखना है बच्चों, आपको 16 लाख लिखना है। उसके बाद चलते हैं अगले, IUCN, ये भी आपसे परीक्षा में पूछ सकता है। IUCN का पूरा नाम क्या है, तो याद कर लेना, अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण, अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षक। अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण IUCN का पूरा नाम है। उसके बाद चलो आगे की, चलो IUCN का पूरा नाम पूछ ले तो क्या बताओगे, अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षक। उसके बाद देखो सामान्य जातियां, सामान्य जातियां ये वे जातियां हैं जिनकी संख्या जीवित रहने के लिए सामान्य मानी जाती है। और सामान्य जातियां ध्यान रखना, जिनकी संख्या जीवित रहने के लिए, जिनकी संख्या जीवित रहने के लिए सामान्य मानी जाती है उसे सामान्य जाति कहते हैं। उदाहरण हमसे पूछ ले तो पशु, साल, चीड़ और कृंतक जिसको रोडेंट्स बोलते हैं, ये जम्मू कश्मीर वाले भाग में पाया जाता है। उदाहरण में आपको क्या क्या लिखना है बच्चों, एक तो लिखना है पशु, दूसरा क्या लिखना है आपको साल, तीसरा क्या लिखना है आपको चीड़, चौथा लिखना है आपको कृंतक, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं रोडेंट्स, रोडेट्स। क्या बोलते हैं बच्चों, रोडेट्स। ध्यान रखना ये सामान्य जातियों के क्या है, उदाहरण है। उसके बाद दूसरी जो जाति पूछी जाएगी आपसे वो है संकटग्रस्त जातियां। अब देखो नाम से पता चल रहा है संकटग्रस्त, यानी कि ये वे जातियां हैं जिनके लुप्त होने का क्या है बच्चों, खतरा है। ऐसी जातियां जिनके लुप्त होने का क्या है, खतरा, उन जातियों को क्या बोलेंगे, संकटग्रस्त जातियां कहते हैं। यहां लिख देता हूं इसका, संकटग्रस्त। ऐसी जाति जिनको लुप्त होने का क्या है बच्चों, खतरा है, उस जाति को क्या बोलेंगे, संकटग्रस्त जातियां कहा जाता है। यानी ये वे जातियां है जिनके लुप्त होने का क्या है, खतरा। उदाहरण में आपको लिखना है काला हिरण, मगरमच्छ, भारतीय जंगली गधा, गेंडा, शेर, पूंछ वाला बंदर, संगाई, इसको बोलते हैं मणिपुरी हिरण, मणिपुर का हिरण, यानी मणिपुर में पाया जाने वाला हिरण। तो संकटग्रस्त जातियां याद कर लेना बच्चों की ये वे जातियां हैं जिनके लुप्त होने का क्या है, खतरा है। उदाहरण में यहां लिख रहा हूं काला हिरण। एक तो है काला हिरण, दूसरा है मगरमच्छ, तीसरा है भारतीय जंगली गधा, चौथा है शेर, पांचवा है पूंछ वाला बंदर, उसके बाद है संगाई, यानी कि मणिपुर में पाया जाने वाला हिरण, मणिपुर में पाया जाने वाला हिरण। दो जातियां मैंने बता दिया, सामान्य ये वे जातियां हैं जिनकी लुप्त होने, ये वे जातियां हैं जिनकी संख्या जीवित रहने के लिए कैसी मानी जाती है बच्चों, सामान्य मानी जाती है, तो उनको सामान्य जातियां कहते हैं। इसके उदाहरण है पशु, चीड़, साल, कृंतक, रोडेंट्स। ठीक है, उसके बाद दूसरी जाति जो हमने पढ़ी वो पढ़ी संकटग्रस्त जातियां। ये वे जातियां हैं जिनके लुप्त होने का क्या है बच्चों, खतरा है, जैसे कि काला हिरण, मगरमच्छ, भारत का जंगली गधा,
उसके बाद गेंडा और शेर, फिर पूंछ वाला बंदर, संगाई यानी कि मणिपुरी हिरण। 2 जातियां कंप्लीट हो गए बच्चों, सामान्य जाति और संकट जाति। चलो चलते हैं तीसरी जाति की ओर। तीसरी जो जाति है बच्चों वो है सुबेद जाति। वो कौन सी जाति है? सुबेद जाति है। सुबेद जातियां यानी देखो किसे कहते हैं? ऐसी जातियां जिनकी संख्या घट रही है। सुबेद का मतलब होता है घटना, सुभेद का मतलब होता है घटना, यानी ये वे जातियां हैं जिनकी संख्या क्या हो रही है बच्चों? घट रही है, उसे कहते हैं सुबेद जाति। उसे क्या बोलेंगे? सुबेद जाति। उदाहरण आपसे पूछ ले तो क्या लिखोगे? एक तो नीली भेड़, क्या लिखोगे बच्चों? एक तो नीली भेड़। उसके बाद क्या लिखोगे? एशियाई हाथी, एशिया में पाया जाने वाला हाथी, उसे कहते हैं एशियाई हाथी। इनकी संख्या भी क्या हो रही है? घट रही है। उसके बाद एक और लिखना है गंगा नदी की डॉल्फिन। गंगा नदी में पाए जाने वाली डॉल्फिन एक मछली का नाम है, ये भी सुबेद जाति में आती है। क्यों आती? क्योंकि इसकी संख्या भी लुप्त होने के कगार पर है, या फिर धीरे धीरे क्या हो रही है? इनकी संख्या घट रही है। चलते हैं आगे की ओर। ये पहला पेज है बच्चों, इसको आप आराम से यहाँ से एक बार देख लो, उतार लेना। वन पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है क्योंकि ये प्राथमिक उत्पाद भी है जिन पर दूसरे सभी जीव निर्भर रहते हैं। उसके बाद जो हमने टॉपिक पढ़ा, भारत में प्राणी जात और वनस्पति जात, यानी कि भारत में जैव विविधता के संदर्भ में अगर बात करते हैं तो विश्व के सबसे समृद्ध देशों में से भारत का नाम लिया जाता है। और ध्यान रखना यहाँ पर सारे विश्व की सारी जैव जातियों की, जैव उपजातियों की 8% जनसंख्या, जिसका लगभग करें तो 16 लाख पाई जाती है। उसके बाद आपसे पूछ ले IUCN अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण इसका पूरा नाम है। उसके बाद हमने कुछ जातियों के बारे में पढ़ा, जैसे कि सामान्य जातियां, ये वे जातियां जिनकी संख्या जीवित रहने के लिए बच्चों सामान्य मानी जाती, जैसे कि पशु, साल, चीड़ और कृंतक, जिसको रोडेट्स बोलते हैं। दूसरी जाति पढ़ी हमने संकटग्रस्त जातियां, ये वे जातियां जिनके लुप्त होने का क्या है? खतरा। काला हिरण, मगरमच्छ, भारतीय जंगली गधा, गेंडा, शेर, पूंछ वाला बंदर, संगाई मणिपुरी हिरण। तीसरा सुबेद जातियां, ये वे जातियां जिनकी संख्या घट रही है। सुबेद का मतलब होता है घटना। ये वे जातियां जिनकी संख्या क्या हो रही है? घट रही है, जैसे कि नीली भेड़, एशियाई हाथी, गंगा नदी की डॉल्फिन या गंगा नदी में पाई जाने वाली मछली। एक बार इसको यहां से आप देख लो, उतार लेना। जूम करने में समझ में आ रहा है ना? इधर अगर लिखा है तेरा मिनट एक पेज में 2-3 दिन चलाएंगे। क्यों? उम्मीद करता हूं कि आपको यहां तक समझ में आ गया होगा बच्चों। आगे चले, चलो आगे चलते हैं अगले पेज की तरफ। अगली जो जाति आपसे पूछी गई वो जाति पूछी गई दुर्लभ जाति। कौन सी जाति पूछी गई बच्चों? दुर्लभ जाति। इसको भी याद कर लेना, इन जातियों की संख्या बहुत कम सुभेद है, यानी संख्या तो है, घट भी रही है। संख्या, सुभेद का मतलब होता है घटना, किसी संख्या का क्या होना? घटना। तो दुर्लभ का मतलब क्या होता है? इन जातियों की संख्या बहुत कम है, दुर्लभ है, और सुभेद है, तो ध्यान रखना उसे कहते हैं दुर्लभ जातियां। उसके बाद एक जाति और
पाई जाती है भारत में, उसको कहते हैं स्थानिक जातियां। क्या कहते हैं बच्चों? उसको स्थानिक जातियां कहते हैं। प्राकृतिक या भौगोलिक सीमाओं से अलग विशेष क्षेत्रों में पाई जाने वाली जातियां कहलाती। प्राकृतिक या भौगोलिक सीमाओं से अलग विशेष क्षेत्रों से पाई जाने वाली जो जातियां हैं, उन जातियों को स्थानिक जाति कहा जाता है बच्चों। उदाहरण आपसे पूछ लेगा तो क्या लिखोगे? अंडमानी टिल, निकोबारी कबूतर, उसके बाद अंडमानी जंगली सुअर। ये इसके क्या है बच्चों? उदाहरण है। किस जनजाति के? स्थानिक जाति के उदाहरण है। देखो यहां लिखता हूं स्थानिक जाति। सबसे पहले परिभाषा याद करना है कि प्राकृतिक या भौगोलिक सीमाओं से अलग विशेष क्षेत्रों से पाए जाने वाली, विशेष क्षेत्रों में पाई जाने वाली जो जातियां होती है, उन जातियों को स्थानिक जाति भी कहते हैं। परीक्षा में पूछ लेता है कभी कभी इसका सवाल, एक शब्द में उदाहरण पूछता है। तो इसके उदाहरण क्या है? एक तो अंडमानी जंगली सुअर, उसके बाद दूसरा है अंडमानी टील, निकोबारी कबूतर, निकोबारी कबूतर, उसके बाद है अंडमानी टील, ये भी एक प्रकार की जाति है जिसकी संख्या क्या है? स्थानिक है। उसके बाद आगे चलते हैं। अगली जो जाति है हमारी वो है लुप्त जाति। अब देखो लुप्त का मतलब क्या होता है? समाप्त या खत्म बोल दो, जिनकी संख्या क्या है? लुप्त हो रही है। ये वे जातियां हैं जो इनके रहने के आवासों पर, यानी ये जातियां जहां पर पाई जाती है तो इनका आवास हो गया, इनके रहने के आवासों पर या आवासों में खोज करने पर अनुपस्थित पाई जाती है, यानी वहां पर मिलती ही नहीं ये जाति, उसे कहते हैं लुप्त जातियां। उसे क्या बोलेंगे बच्चों? लुप्त जातियां। उसे क्या बोलेंगे बच्चों? लुप्त जातियां कहते हैं, यानी ऐसी जातियां जो इनके रहने के आवासों में खोज करने पर अनुपस्थित पाई गई है। एशियाई चीता इसके उदाहरण है, एशियाई चीता। और दूसरा याद कर लेना, गुलाबी सिर वाली बतख, गुलाबी सिर वाली बतख। ठीक है बच्चों, ये लुप्त जातियों के क्या है? उदाहरण है, गुलाबी सिर वाली बतख। अब आपके लिए मैंने और आसान करने के लिए एक पूरा ही क्या बना दिया? चार्ट बना दिया, जिससे कि आपको इन जातियों के बारे में पता चल जाएगा। सभी जातियों को एक पेज पर ले लिया हमने और मैंने लिखा यहाँ पर मैंने लिखा जातियां। यहाँ पर लिखा मैंने जातियां, और सबसे पहले हमने कौन सी पढ़ी? सामान्य जातियां पढ़ी। सामान्य जाति के उदाहरण देखो हमने क्या क्या लिखे? पशु, साल और चीड़। उसके बाद दूसरी जो जाति हमने पढ़ी वो पढ़ी कौन सी? संकटग्रस्त जातियां। संकटग्रस्त जातियों के हमने उदाहरण लिखे, काला हिरण, मगरमच्छ, भारत का जंगली गधा, गेंडा, शेर और पूंछ वाला बंदर। उसके बाद मैंने सुभेद जातियां ली, या हमने सुभेद जातियां पढ़ी। उसके उदाहरण पूछेगा तो क्या लिखना? नीली भेड़, एशियाई हाथी, गंगा नदी की डॉल्फिन, गंगा नदी में पाए जाने वाली मछली। यहाँ पर ये डॉल्फिन लिखा हुआ है, डॉल्फिन। ठीक है बच्चों। उसके बाद हमने कौन सी जाति पढ़ी? उसके बाद हमने दुर्लभ जाति पढ़ी। इसके उदाहरण की बात कर लो तो ये सुभेद है, यानी इनकी संख्या क्या हो रही बच्चों? घट रही है, जिसमें ठीक है। उसके बाद हमने कौन सी जाति पढ़ी? स्थानिक जाति पढ़ी। उसके बाद देखो इनकी संख्या घट रही है, तो इधर भी देखो सुभेद जातियों की संख्या भी क्या हो रही? घट रही है। तो इसी के उदाहरण इसमें आ जाएंगे, नीली भेड़, एशियाई हाथी, गंगा नदी की डॉल्फिन। और दुर्लभ जाति के जिसकी सुभेद है और संख्या क्या हो रही है बच्चे? इनकी घट रही है। उसके बाद पढ़ा हमने स्थानिक जाति, और इसके उदाहरण है अंडमानी टिल, निकोबारी कबूतर और अंडमानी जंगली सुअर। कबूतर लिखा हुआ है यहाँ पर, कबूतर, और यहाँ पर सुअर लिखा हुआ है। ठीक है बच्चों। उसके बाद हमने लास्ट जाति पढ़ी लुप्त जाति। कौन सी पढ़ी? लुप्त, जिनकी संख्या क्या है? इनके खोज करने पर चीता, गुलाबी सिर वाली बतख, उसके बाद ये बतख हो गया। ये सब ध्यान रखना, लुप्त जाति के बच्चों क्या है? उदाहरण। एक बार आप यहाँ से इस चार्ट को देख लो।
जातियां, पहली जाति पढ़ाई सामान्य जातियां, उसके बाद संकटग्रस्त जाति पढ़ी, सुभेद जाति पढ़ी, फिर दुर्लभ पढ़ा, उसके बाद स्थानिक पढ़ा, उसके बाद लुप्त पढ़ा। और साथ ही मैंने इनकी क्या लगा दी, इनके सामने नीचे उदाहरण लगा दी ताकि आपको याद करने में क्या रहे, आसानी रहे। सही चल रहा है ना? हाँ 10 मिनट और देख लें, 30 मिनट, 2 दिन चलेगा भाई। दिख रहा है? उम्मीद करता हूं कि सभी बच्चों को पहला जो पार्ट हमने पढ़ा संसाधन एवं विकास अच्छे से समझ में आ गया होगा। और उस पहले पार्ट के हमने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी देख लिए। सभी बच्चों को उन सबको कॉपी में लिखना है और लिखने के बाद उन सबको याद करना है। स्टार्टिंग से हम लोग हमारी नींव अगर मजबूत रखेंगे ना तो आगे भी हमको बहुत ज़्यादा मतलब समस्या नहीं आएगी, समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा अगर हम चीज़ों को रोज के रोज याद करते चले जाएं। मैं आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ और कंटिन्यू आपको पढ़ाऊंगा जब तक आपका सिलेबस पूरा नहीं हो जाता। चलिए अगले पेज की तरफ चलते हैं। अगले पेज में ध्यान रखना बच्चों, क्या लिखा हुआ है मैंने क्या लिखा अगले पेज के अंदर कि भारत में वनों को सबसे बड़ा नुकसान औपनिवेशिक काल के अंदर हुआ। किस काल में हुआ? औपनिवेशिक काल में। एक तो रेल लाइन से हुआ। किससे हुआ? रेल लाइन से। अब रेल लाइन जब बिछाई गई तो पेड़ पौधों को क्या किया गया बच्चों? काटा गया। कृषि व्यवसाय से भी हुआ, वानिकी से भी हुआ और खनन क्रियाओं में वृद्धि से भी हुआ। तो ध्यान रखना, भारत में पूछ ले आपसे कि भारत में वनों को सबसे बड़ा नुकसान किस काल में हुआ, तो याद लिखना औपनिवेशिक काल के अंदर हुआ। अंग्रेजों ने भारत को क्या किया? गुलाम बनाया और 200 साल क्या किया? भारत के ऊपर शासन किया। उसके बाद रेल लाइन बिछाई, कृषि का व्यवसाय फैलाया, वाणिज्य वानिकी की यानी कि इनका व्यापार भी किया। इनका क्या किया? व्यापार भी किया। और खनन क्रियाओं के कारण भी भारत में वनों को सबसे बड़ा क्या पहुंचा बच्चों? नुकसान पहुंचा। उसके बाद एक टॉपिक और आया आपकी किताब में, हिमालय यव। क्या है बच्चों? हिमालय यव। ध्यान रखना, हिमालय यव चीड़ की प्रकार का सदाबहार वृक्ष होता है। पहले प्रश्न सवाल आ जाए आपसे, हिमालय यव क्या किसे कहते हैं? हिमालय यव। तो ध्यान रखना, चीड़ की प्रकार का, चीड़ की सागवान की जो लकड़ी होती है उस लकड़ी को चीड़ कहते हैं। चीड़ की प्रकार का सदाबहार एक वृक्ष होता है, पेड़ होता है। चीड़ के प्रकार का सदाबहार वृक्ष होता है, जिसे क्या बोलते हैं बच्चों? हिमालय यव कहा जाता है। ध्यान रखना, हिमालय यव चीड़ की प्रकार का सदाबहार वृक्ष होता है, एक औषधीय पौधा है। अब देख लो, औषधीय पौधा है तो कितना कीमती पौधा होगा, जो हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में पाया जाता है। दूसरा कि भारत में हिमालय यव नाम का जो पौधा है वो कहाँ पर पाया जाता है, तो आंसर में क्या लिखोगे आप? तो हिमाचल प्रदेश लिखना है। दूसरा क्या लिखोगे? अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। और कैसा पौधा है ये एक औषधीय पौधा है। उसके बाद देखो, अरुणाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में पाया जाता है। पेड़ की छाल, पत्तियां, टहनियां और जड़ों से टक्सोल नामक एक रसायन निकाला जाता है। याद कर लेना बच्चों, इस पेड़ की छाल से टक्सोल नाम का एक रसायन निकाला जाता है और इसे कुछ कैंसर रोगों के उपचार के लिए
किस रोग के उपचार के लिए? कैंसर के रोग के उपचार के लिए इस्तेमाल किया जाता। किसको इस्तेमाल करने की बात हो रही है? हिमालय या कैंसर रोगों के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है। उससे बनाई गई दवाई विश्व में सबसे अधिक बिकने वाली कैंसर की क्या है? औषधि है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि हिमालय यव क्या है? एक प्रकार का औषधीय पौधा है जो भारत में कहाँ पाया जाता है बच्चों? हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में पाया जाता है। पेड़ की छाल, पत्तियों, टहनियों और जड़ों से, ध्यान रखना, टक्सोल नामक एक रसायन निकाला जाता है और इसे कुछ कैंसर रोगों के उपचार के लिए प्रयोग में किया जाता है। इससे बनाई गई दवाई पूरी दुनिया में यानी विश्व में सबसे अधिक बिकने वाली कैंसर की क्या है बच्चों? औषधि है। उसके बाद चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगला जो टॉपिक है हमारा वो है भारत में जैव विविधता को कम करने वाले कारक। अगला टॉपिक क्या है हमारा बच्चों? भारत में जैव विविधता को कम करने वाले कारक। तो ध्यान रखना, भारत में जैव विविधता को कम करने वाले कारक कौन कौन से हैं? पहला जो कारक है हमारा वो है वन्य जीव के आवास का विनाश हो रहा है। वन्य जीवों के आवास का क्या हो रहा है बच्चों? विनाश हो रहा है। दूसरा, जंगली जानवरों को मारना और उनका आखेट करना। आखेट कहते हैं शिकार को। आखेट किसे कहते हैं बच्चों? शिकार को कहते हैं। तीसरा, पर्यावरण प्रदूषण। और चौथा, विषाक्तीकरण। विषाक्तीकरण का मतलब ये होता है कि मतलब जैसे कि पानी है और पानी में अब उद्योगों से जो पानी आता है ना, कल कारखानों से जो पानी आता है वो पानी सीधा कहाँ जाता है? नदियों में जाता है, झीलों में जाता है, तालाबों में जाता है। तो वो पानी कैसा हो जाता है? जहर बन जाता है ना, विषाक्तीकरण हो जाता है। तो आपसे सवाल पूछे कि भारत में जैव विविधता को कम करने वाले कारक बताओ, कोई दो। तो आपको 4 लिखवा रखे, कोई से भी 2 कारक आपको याद कर लेना है। मेरी तरफ से तो आप चारों कारक याद करो। 2 नंबर में भी हो सकता है कि एक बहुविकल्पात्मक क्वेश्चन ना पूछकर आपसे एक लघुतरात्मक क्या पूछ ले? प्रश्न पूछ ले। तो पहला, वन्य जीवों के आवास का क्या हुआ? विनाश। दूसरा, जंगली जानवरों को मारना और उनका क्या करना बच्चों? आखेट करना। तीसरा, पर्यावरणीय प्रदूषण। और चौथा, विषाक्तीकरण। इसके बाद अगले टॉपिक में चलते हम। और अगला टॉपिक है भारत में वन और वन्य जीवन संरक्षण। अगला टॉपिक क्या है हमारा बच्चों? भारत में वन और वन्य जीवन संरक्षण। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। भारत में वन और वन्य जीवन संरक्षण। भारतीय वन्य जीव अधिनियम आया था 1972 में, याद कर लेना। 1972 में भारतीय वन्य जीव अधिनियम आया। कब आया बच्चों? 1972 में। भारतीय 1972 में भारतीय वन्य जीव अधिनियम 1972 में आया। भारतीय वन्य जीव अधिनियम यानी भारतीय वन्य जीव अधिनियम 1972 में लागू हुआ। उसके बाद प्रोजेक्ट टाइगर आई 1973 के अंदर, जिसमें टाइगर को बचाने की परियोजना चली। प्रोजेक्ट टाइगर विश्व की बेहतरीन वन्यजीव परियोजनाओं में से क्या है? एक। आपसे सवाल पूछेगा कि भारत में पूरी दुनिया की बात कर रहे हैं, विश्व की सबसे बेहतरीन परियोजनाओं में से एक परियोजनाओं का नाम लिखो। तब क्या लिखोगे बच्चों आप प्रोजेक्ट टाइगर। क्या लिखोगे बच्चों? प्रोजेक्ट टाइगर। उसके बाद आपसे ये पूछ सकता है कि इसकी शुरुआत, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई बच्चों? तो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी 1973 में। समझ में आ गया? टॉपिक चल रहा है हमारा भारत में वन और वन्य जीव संरक्षण। और ध्यान में, भारतीय वन्य जीव अधिनियम कब आया? 1972 के अंदर आया बच्चा। उसके बाद 72 में लागू हुआ। और प्रोजेक्ट टाइगर विश्व की बेहतरीन वन्य जीव परियोजनाओं में से एक है। और इस प्रोजेक्ट टाइगर की जो शुरुआत हुई थी बच्चों वो हुई थी 1973 के अंदर। एक बार इसको देख लो बच्चों। हिमालय इंपॉर्टेंट टॉपिक है। भारत में वनों में सबसे बड़ा नुकसान औपनिवेशिक काल में रेल लाइन, कृषि, व्यवसाय, वाणिज्य और खनन क्रियाओं में वृद्धि से हुआ। उसके बाद हिमालय ये चीड़ की प्रकार का सदाबहार वृक्ष है और एक औषधीय पौधा भी है जो हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में पाया जाता है। पेड़ की छाल, पत्तियों, टहनियों और जड़ों से टक्सोल नामक एक रसायन निकाला जाता है। उसके बाद
इसे कुछ कैंसर रोगों के उपचार के लिए प्रयोग भी किया जाता है। इससे बनाई गई दवाई पूरी दुनिया में सबसे अधिक बिकने वाली कैंसर की क्या है बच्चों, औषधि है। उसके बाद टॉपिक अगला कि भारत में जैव विविधता को कम करने वाले कारक, और पहला कारक हमने पढ़ा वन्य जीव के आवास का विनाश हो रहा है। दूसरा पढ़ा जंगली जानवरों को मारना और उनका क्या करना बच्चों, आखेट करना। तीसरा पढ़ा हमने पर्यावरण प्रदूषण होना। चौथा पढ़ा हमने विषाक्तीकरण होना, यानी पानी में जहर का मिल जाना। उसके बाद हमने अगला टॉपिक पढ़ा भारत में वन और वन्य जीव संरक्षण। संरक्षण का मतलब पहले बताया, इनको बचाना, इनको कैसे बचाया जा सकता है। तो ध्यान रखना, भारत में भारतीय वन्यजीव अधिनियम आया 1972 में। प्रोजेक्ट टाइगर विश्व की बेहतरीन वन्यजीव परियोजनाओं में से एक है। इसकी शुरुआत हुई थी बच्चों 1973 के अंदर। उम्मीद कर रहा हूं कि सबको समझ में आ रहा होगा। जैसे मैंने नोट्स बनाए वैसे ही आप इसको क्या करो, कॉपी में नोट डाउन कर लो, और फिर इसको क्या करना है बच्चों, आपको याद करना है। उसके बाद देखो बच्चों आगे, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर के तहत बहुत सारी योजनाएं चलाई गई। अब हम कुछ उद्यान देखेंगे जो भारत में पाए जाते हैं। कार्बेट राष्ट्रीय जो उद्यान है भारत के अंदर, वो उत्तराखंड में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है बच्चों, उत्तराखंड में पाया जाता है। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में पाया जाता है। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पूछ ले आपसे तो पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है बच्चों, पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। अब आपसे पूछ ले कि भारत के पश्चिम बंगाल में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पाया जाता है, तो आपको आंसर लिखना है सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। उत्तराखंड में कौन सा पाया जाता है, तो आपको लिखना कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद आपसे मध्य प्रदेश में पूछ ले तो मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान पाया जाता है। हम राजस्थान के निवासी है तो राजस्थान में ध्यान रख लेना सरिस्का वन्य जीव, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान पाया जाता है बच्चों। उसके बाद केरल में आपसे पूछ ले केरल में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पाया जाता है, तो पेरियार राष्ट्रीय उद्यान केरल में पाया जाता है। उसके बाद आपसे पूछ ले असम के अंदर कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पाया जाता है, तो असम में ध्यान रखना बच्चों मानस बाघ रिजर्व राष्ट्रीय उद्यान पाया जाता है। अब इनको समझो एक बार। सबसे पहले उत्तराखंड, ये लिखा मैंने उत्तराखंड का यू, उत्तराखंड, और इसके आगे लिखा के, बन गया यूके। क्या बना बच्चों, यूके बना, यानी उत्तराखंड में कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान पाया जाता है। कौन सा उद्यान पाया जाता है बच्चों, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान पाया जाता है। उसके बाद दूसरा लिखा मैंने पी, और पी से समझ गए होंगे आप लोग पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल में सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पाया जाता है, यूके पीएस। दूसरा क्या हो गया, ये तो हो गया हमारा यूके, और ये हो गया हमारा पीएस, ये हो गया पीएस, पश्चिम बंगाल सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। तीसरा है एम, और एम से क्या है बच्चों, मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पाया जाता है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान पाया जाता है। तो इसके भी ट्रिक बना लो, एम बी, ये तो याद हो सकता है आपको, एम बी, ठीक है। उसके बाद अपना राजस्थान, हम कहाँ के निवासी है, हम राजस्थान के निवासी है, और राजस्थान में क्या पाया जाता है, सरिस्का। राजस्थान के अलवर में सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान पाया जाता है। तो आर एस हो गया, क्या हो गया बच्चों, आर एस हो गया। उसके बाद केरल में, केरल का के, और केरल में कौन सा, पेरियार, केपी हो गया बच्चों, ये के और ये पी, केपी हो गया बच्चे। केरल में पेरियार राष्ट्रीय उद्यान पाया जाता है। और फिर आ जाओ असम, असम में एम, यानी कि मानस राष्ट्रीय बाघ रिजर्व क्षेत्र पाया जाता है। तो ये हो गया एम। अब इसको आसानी से हम लोग समझ सकते हैं, याद कर सकते हैं, एक तरह का सूत्र बना दिया, जैसे कि पहला यू के, दूसरा पी एस, तीसरा एम बी, तीसरा कौन सा हो गया बच्चों, एम बी, चौथा हो गया आर एस, आर एस, पांचवा हो गया बच्चों केपी, और छठा हो गया एम।
अब चलो देखो समझते हैं। यूके, यू का मतलब है उत्तराखंड, और उत्तराखंड में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पाया जाता है? कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान पाया जाता है, पहला खत्म। पीएस, पश्चिम बंगाल में कौन सा सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पाया जाता है बच्चों? उसके बाद एम बी, एम का मतलब है यहाँ पर मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश में कौन सा पाया जाता है बच्चों? मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान पाया जाता है। उसके बाद है राजस्थान का आर, और राजस्थान में कौन सा पाया जाता है? सरिस्का, सरिस्का कहाँ पड़ता है बच्चों? अलवर के अंदर पड़ता है। उसके बाद है केरल, केरल में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पाया जाता है? पी यानी कि पेरियार राष्ट्रीय उद्यान पाया जाता है। उसके बाद ए का मतलब है असम, और असम में कौन सा पाया जाता है? मानस राष्ट्रीय उद्यान पाया जाता है। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा, यूके, पीएस, एमबी, आरएस, केपी और ए एम। उसके बाद देखो बच्चों एक नोट लिखवाया मैंने कि ये सब भारत में बाघ संरक्षण यानी बाघों को बचाने के लिए परियोजनाओं के क्या हैं? उदाहरण हैं। ये सब भारत में बाघों को बचाने के लिए परियोजनाओं के क्या हैं? उदाहरण हैं। कल की जो हमारी क्लास होगी उस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे आरक्षित वन। कल की हमारी क्लास में क्या पढ़ेंगे हम लोग बच्चों? आरक्षित वन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? आरक्षित वन। तो तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। रोक दे।